नमस्कार। वॉइस ऑफ चेंज में आपका स्वागत। आवाज बदलाव की। जब हम कहते हैं आवाज बदलाव की, तो समाज में व्याप्त खामियों की छवि हमारे सामने आती है, जिसे मजबूत और विकास एवं बुलंद आवाजों ने कुचल दिया। और ऐसी हर एक घटना के बाद उदय हुआ बेहतर और सुदृढ़ समाज का। जब जब समाज में बदलाव की चर्चा होती है, तो बात सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस और समाचार के योगदान की, समाज में टेलीविजन के योगदान की होती है। वॉइस ऑफ चेंज के इस एपिसोड में बात इसी मुद्दे पर, न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड सोशल डेवलपमेंट। इस मुद्दे को और बेहतर तौर पर समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार, कंसल्टेंट मीडिया रिसर्च एट आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। डॉक्टर अजय, हमारे आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। Thank you, Ms. Tejaswita, for inviting me in such a serious and in such a prolific seminar. So I will be getting a lot from you, and if you will allow me, then I will also share one or two points of mine. Tejaswita. Sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. You are free to do whatever you want. एंड हमने आपको इस वेबिनार में इसीलिए बुलाया ताकि हम आपके विचारों को जान सके और लोगों तक भी पहुंचा सके। सो डॉक्टर अजय, ये इंटरव्यू की शुरुआत एक बहुत ही छोटे सवाल के साथ। समाज में हो रहे बदलाव से न्यूज और टेलीविजन कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, द न्यूज और टेलीविजन समाज से जुड़ा हुआ ही नहीं है, समाज से कंटेंट उसको वहीं से मिलता है। आप न्यूज में जो फोटो देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बाइट्स देखते हैं, कहां समाज में रहते हैं। सो बेसिकली द कंटेंट, द आइडिया, द एंगल सब समाज से मिलता है। इसलिए टेलीविजन और न्यूज इंडस्ट्री समाज से ही लेता है और फिर समाज को ही देता है। खबर दे, यही उसका मीडिया के एलिमेंट्स लगाता है, उसमें साउंड्स डालता है, उसमें हिस्टोरिकल एनालिसिस डालता है, ग्राफिक्स डालता है, फुटेज डालता है, फिर आप ही को दिखाता है। और आप यानी समाज में क्या घटित हो रहा है, आप खुश होते हैं और उसको मजे लेकर सुनते हैं और आप उससे सीखते भी हैं। और मीडिया का 3 काम है, आप लोग जानते हैं, द मीडिया प्रोवाइडर द नॉलेज, द इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो तीनों एलिमेंट के डालकर फिर आपके चीजों को आपके सामने रखता है। इसलिए मीडिया इज द इंटीग्रेटेड। सर, जैसा आपने कहा कि मीडिया हमारी ही चीजों को लेता है और हमें ही दिखाता है, पर कई बार मीडिया और टेलीविजन पर, जैसे उनकी मीडिया पर्सनालिटीज पर, डायरेक्टर पर, प्रोड्यूसर पर यह आरोप लगना आजकल बहुत ही आम हो गया है कि वह इस जन संचार का प्रयोग अपने विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए करते हैं। जैसे कि उनपे यह आरोप लगता ही है कि उनकी खबरें या उनकी फिल्में उनकी विचारधारा से प्रभावित रहती है। इस पर आपकी क्या राय है या आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए तेजस्विता, जो ये आरोप लगता है, ये आरोप सही है, लेकिन इसमें यह भी देखना चाहिए कि इंडिया इज ए प्लूरिस्टिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, ओपन कंट्री। अगर कोई अपनी विचारधारा को संप्रेषित करने का काम कर रहा है या फैलाने का, प्रचार प्रसार का काम करता है, हु हैज स्टॉप्ड यू? द फील्ड इज ओपन, इवन यू कैन communicate with the people with your own thought, with your own angle, with your own philosophy, with your own issues. Or nowadays there are numerous of the other platforms through which you can communicate to the masses. For example, YouTube, you think, blog, you think, digital media, you think. So it is not necessarily that you need a crores of the money to start the television channel or newspaper. Even with the minimum amount you can communicate your own feeling. और हो रहा है, अपनी बातें लोग रख रहे हैं। तो ये आरोप जो लगा रहे हैं वो मेन स्ट्रीम पे लगता है ज्यादातर, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए, और आपको आर्टिकल के द्वारा वो प्रोवाइडेड भी, आर्टिकल 19(1) का आपको है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो मेन स्ट्रीम में देखिए, जो एजेंडा होता है वो बड़ा होता है, उसमें पैसे बहुत लोगों के हैं, फिर प्लस सरकार है, उसके बाद पीर ग्रुप बहुत है, दबाव बहुत है। तो बिल्कुल जब इतने दबाव में आदमी काम करेगा, और देखिए हर आदमी का अपना पक्ष होता है, अगर कोई कह रहा है कि वो एजेंडा के तहत काम करता है वो भी सही है, और अगर काम करने वाला कह रहा है कि मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, तो वो उसका भी पक्ष आपको जानना होगा कि वो किस दबाव में कर रहा है। क्या जो पक्ष हम चाह रहे हैं वो दिखाने के बाद वो अपने बिजनेस को रन कर सकता है, अपने कर्मियों को सैलरी दे सकता है? मैं उनको
खुला लाइसेंस नहीं दे रहा हूं कुछ भी करने का, लेकिन आपको वह भी समझना होगा, वो दैट इज ऑल्सो ए वैलिड पॉइंट, कि मार्केट में बने रहने के लिए और जो एलिमेंट है उस वो एलिमेंट कैसे पूरा हो, इस पे भी ध्यान देना होगा। तेजस्विता। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि हमें कौन रोक रहा है अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए, और हालांकि आपने उसके साथ भी कई चीजों का खंडन किया है, पर अगर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, जनसंचार के प्लेटफॉर्म पे हैं, और इसे एक चौथा स्तंभ माना जाता है, तो शायद ये एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उस स्थान पे रहने की। और अगर हम में 20 लोग देख रहे हैं या 40 लोग देख रहे हैं, तो हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक सही और सुचारू ढंग से उनके पास वो जानकारी भेजें। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ खबर ऐसे आए जिनका समाज पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ा, और कई दंगे भी भड़के। बाद में हालांकि उन्हीं चैनलों द्वारा उन बातों का खंडन कर दिया गया कि उनके द्वारा प्रसारित ये पर्टिकुलर न्यूज गलत थी। तो ऐसे तो बहुत ही अव्यवस्था स्थापित हो जाएगी देश में। तेजस्विता, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंतर करना चाहता हूँ जो ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मीडिया में फर्क करना पड़ेगा। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन उस चौथे स्तंभ का चुनाव कोई आदमी नहीं करता है। वो पीपल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चुना नहीं जाता है कि उसमें कौन लोग काम करेंगे, उसका स्वरूप क्या होगा। कोई वो एजेंडा नहीं दिखाता है, बुकलेट नहीं बांटता है कि मेरे ये एजेंडा होगा, क्या आप वोट देंगे तो मैं ये चैनल शुरू करूंगा, नहीं वोट देंगे तो नहीं करूंगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो एक फ्री ग्राउंड है, ओपन प्ले फील्ड है, उसमें आप किसी एजेंडा के तहत काम कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आप वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसको आपने चुना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। क्योंकि ये सत्ताएं जो है, ये संस्थाएं जो है, हम लोग ने चुनकर बनाई है। अगर इनके बरक्स मीडिया को रखे तो मीडिया को तो वॉचडॉग ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। उसको पूरा फ्रीडम होता है कि वो किसी को कटघरे में खड़ा कर सकता है। तो जब आदमी को इतनी ताकत होगी, जब उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी उतना फिक्स नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी का आप उसको हवाला नहीं दे सकते, आप आरटीआई के थ्रू मीडिया से जानकारी नहीं ले सकते कि आपने ये सोर्स कहां से न्यूज लिया, क्योंकि मीडिया उससे फ्री है। तो जब कहते हैं ना कि खुला शस्त्र किसी के हाथ में दीजिएगा तो वो जब चलाएगा आग बंद करके तो किसी को लग सकता है। इसमें रेगुलरली आप जो स्टूडेंट्स है मीडिया के, यहीं से ग्रूम अप करना होगा, और उसी तरह से ग्रूम अप करना होगा कि जब आप सिस्टम में जाएं, व्हेन यू पीपल स्टार्ट स्पीकिंग, राइटिंग और saying something, then you should know your responsibility, you should know the society and the culture and the Indianness कि भारत है क्या। भारत बहुमूलक समाज है, विविधता से भरा समाज है, यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत है। आप उसका सम्मान करिए, उसको टीआरपी के लिए या कमाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए यूज मत करिए। उसको जितना अच्छे से आप करेंगे आपको वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप हो सकता है कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए दंगा करवा के या इस तरह भड़काऊ न्यूज देके, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने दर्शक को खोएंगे, विश्वास को खोएंगे। और ये सिर्फ इंडिविजुअल मीडिया का लॉस नहीं होगा, ये पूरा जो मीडिया इंडस्ट्री है सबको लॉस हो जाएगा। क्योंकि आज देखिए, मैं यूपी चुनाव का आपको थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक पत्रकार बहुत नामी है, अजीत अंजुम साहब है, और उनके चैनल पर वो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाले गए या छोड़े हुए हैं, खुद ही छोड़ दिए। 55,000 लोग उनके यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे यूपी चुनाव में कार्यक्रम, और जो मेन स्ट्रीम की मीडिया थी उसमें किसी में 10,000, किसी में 15,000, किसी में ये फिगर था। तो सोचिए लोगों का विश्वास कितना पतला हो गया है या उठ चुका है मेन स्ट्रीम से, कि एक इंडिविजुअल पत्रकार का अपना स्टार्टअप यूट्यूब चैनल पर लोग 55,000 लोग देखते हैं। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसमें मास ऑफ द बल्क है, उसकी ब्रांड इमेज ज्यादा है, करोड़ ऑफ रुपीज लगे हुए हैं, उस पर लोग 10,000, 5,000 लोग। तो ये मीडिया का चरित्र समझना होगा। यहाँ पे विश्वसनीयता, अकाउंटेबिलिटी और पीपल पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी पत्रकार खुद तय करता है। उसको कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता कि आपने गलत किया। पत्रकार को खुद तय करना होगा, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को खुद तय करना होगा। दे हैव टू बिकम सेंसिटिव टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ द पीपल, टुवर्ड्स द कॉल ऑफ द पीपल, एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। कोई उन्हें बना नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना नहीं, उन्होंने खुद शुरू किया। और इसका एक भी हल यह भी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में नहीं, अगर वो आते हैं, लोग देखना छोड़ देंगे। आज बहुत सारे चैनल है, दर्शक के लिए उनको नहीं मिल रहा है दर्शक, क्योंकि वो जो पीपल पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी है उससे हट चुके हैं। जी तेजस्वी सर, जैसे कि आपने बोला कि हम उन्हें मीडिया संस्थान को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जिम्मेदारियां समझने की जरूरत है। पर साथ ही में कई सोशल मीडिया पे हर दिन एक आंदोलन चलता है। उस आंदोलन में कहीं कहीं ये भी एक मुद्दा रहता है कि मीडिया संस्थानों पर भी कुछ प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाए जाने चाहिए, ताकि उनकी हर चीज को वॉच आउट किया जा सके। जी
देखिए, आप अगर कुछ पॉजिटिव्स इस बात की है तो कुछ नेगेटिव्स भी है। पॉजिटिव्स ये हो सकता है कि आप कंटेंट को वॉच करें, वो तो आप ऐसे भी वॉच करते हैं क्योंकि मीडिया इज ओपन फील्ड। आप चाहे ना चाहे उसके कंटेंट को पब्लिक भी एक वॉच कर रही है, जज कर रही है, और सरकार की ऑर्गेनाइजेशन भी, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन भी। तो मीडिया में ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाएगा जो आप जान नहीं पाए। ये अब ये सवाल हो रहा है कि जो दिखाया जा रहा है उसका हम सही गलत तय करें। सरकार का मुख्य मुद्दा यह है कि जो आप दिखा रहे हैं, वी शुड जज वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट, और वी शुड हैव ए जजमेंट ओवर द टेलीकास्ट और ओवर द डिस्प्लेड थिंग और ओवर द प्रिंटेड थिंग कि वो सही है। अगर गलत है वी शुड पेनलाइज, यानी आपको दंडित किया जाएगा, आपको लाइसेंस लिया जाएगा, बंद किया जाएगा, या उसमें तय होगा कि क्या इस पे कठोर मतलब कि प्रावधान रखने हैं। इसके देखिए फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा आपको क्या मिलेगा कि आप कंटेंट को अपने अनुसार मोल्ड कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं, लेकिन नुकसान बड़ा है। जितना फायदा नहीं है उससे बड़ा नुकसान है। मीडिया जब कहीं कहीं अगर कंट्रोल की जाएंगी तो फिर कंटेंट भी कंट्रोल किया जाएगा, उसका एंगल भी कंट्रोल किया जाएगा, और उसका हर चीज कंट्रोल होगा। जब परोक्ष तौर पर अभी हो रहा है, लेट मी नो यू पीपल, कि परोक्ष तौर पर ये हो रहा है, इसीलिए बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो नामी समय से, जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस आज मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर है, और जो कम एक्सपीरियंस के पत्रकार हैं, कम नॉलेज के पत्रकार हैं, आज वो मेन स्ट्रीम मीडिया में। ऐसा इसलिए हो रहा है कि दे हैव एनी हाउ एनीवेयर दे हैव यू नो समझौता कर लिए हैं सिस्टम से कि चलो भाई मैं ऐसा ही बोलूंगा, ऐसा ही दिखाऊंगा। अब उसका वजह बहुत हो सकता है, उसके हम विश्लेषण में जा सकते हैं, लेकिन जब आप कंटेंट पे कंट्रोल करेंगे तो आप इंडिपेंडेंसी, मीडिया जो है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, आपको ध्यान ये देना है कि मीडिया कभी भी सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, मीडिया जनता के प्रति होती है। ठीक उसी प्रकार सरकार भी मीडिया के प्रति जवाबदेह नहीं है, जनता के प्रति है। जनता सब कुछ सर्वे सर्वा है, तो जनता की बात को रखने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना होगा। और कोई सरकार नहीं चाहेगी, विश्व की कोई सरकार नहीं चाहेगी कि मेरे खिलाफ बोले। जो भी आदमी सत्ता में है वो कभी नहीं चाहेगा कि एक आदमी भी मेरे विपक्ष में, वो तो चाहेगा कि हर आदमी मेरे ही सुर में सुर मिलाए। तो फिर मीडिया का दुरुपयोग होने की ज्यादा संभावना है। जो अभी परोक्ष तौर पर हो रहा है वो प्रत्यक्ष तौर पर होगा, और कोई कुछ कर नहीं सकता। अभी मान लीजिए परोक्ष तौर पर हो रहा है, लेकिन जो गिने चुने पत्रकार अपनी बात को कहना चाहते हैं वो अल्टरनेट मीडिया पे कह रहे हैं। आपको न्यूज तो मिल जा रहा है ना, व्यूज तो मिल जा रहा है कहीं ना कहीं से, बाद में आपको न्यूज भी नहीं मिलेगा, व्यूज भी नहीं मिलेगा। और अगर कुछ गलत है तो उसको हाईलाइट किया जा सकता है, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये सबको और टूथ दिया जा सकता है कि आप सजा तो मत दीजिए, लेकिन आप उनको पॉइंटिंग करिए, या आप एक मैगजीन या आर्टिकल इस तरह का निकालिए कि कौन सा मीडिया कौन गलत दिया या खराब दिया। आप इस तरह का आप एक वेबसाइट बनाइए, बहुत का हो सकते हैं जो कि पेनलाइज करने का काम नहीं हो, रोकने का काम नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो आप दे सकते हैं ना। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेटरी की भूमिका में रहिए, उस पर एक साइट बनाइए, ऑब्जर्वेशन दीजिए कि इस चैनल ने ये गलत दिखाया, ये नहीं होना चाहिए, सरकार को लगता है ये ठीक है, और पीपल उस पर वोटिंग करे, उस पर पब्लिक कमेंट करे कि हाँ ये सही है कि नहीं है। तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाकर इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो चीज दिखाया जा रहा है वो सही है नहीं। आप उस तरह से काउंसिल की स्थापना कर सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट, उसके इंडिपेंडेंस को तो ना करे, लेकिन हाँ अपनी जजमेंट जरूर दे कि क्या सही है क्या गलत, वो दे सकते हैं। जी तेजस्विता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, जैसे कि हम भी अभी बहुत देर से टेलीविजन पर ही बात करें, हालांकि मीडिया की बात इन होल होती है, लेकिन हमने एक सर्वे किया जिसके अनुसार ज्यादातर युवा पीढ़ी जो है वो, उन्होंने टेलीविजन को ज्यादा अहमियत दी अखबार के ऊपर। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में अखबार की रिलेवेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, या फिर हम न्यूज़पेपर अखबार को दरकिनार करके हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर कुछ प्रभाव डालते हैं, या न्यूज़पेपर के यूजेस को कम करके हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं? अगर मानना है कि लोग पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, मतलब अखबार पढ़ते हैं तो वो छोड़ देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, अखबार का चरित्र बदल जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, डिजिटल अखबार, तो ऐसा मुमकिन है। और इससे देखिए हम लोग के मन में, बीइंग ए मीडिया स्टूडेंट और मीडिया प्रोफेशनल, हम लोग के मन में जो दर्द होता है ना कि अखबार के लोग काम कहाँ करेंगे, उनका मुनाफा कम जाएगा, एक अच्छा खासा सत्ता है जो खत्म हो जाएगा, वो नहीं होने वाला, वो और मुनाफा में चले जाएंगे। उसमें कैसे होगा, अभी आप डिजिटल प्रिंट लेते हैं, उसके बाद उसको ऑफलाइन में निकालते हैं, और बाद में आपका वो ट्रैवलिंग कॉस्ट जुड़ता है, साथ ही साथ आपका और भी कॉस्ट उसमें जुड़ता है, आप एक्सपेंस है, हॉकर का एक्सपेंस है, और उसमें डिले भी होता है। यानी 5 बजे अखबार छपता है तो एक इलाके में 200 किलोमीटर तय करने में उसे 7 बज जाते हैं। डिजिटल अखबार एक बार पॉपुलर हो जाता है तो 5 बजे आप प्रिंट एडिशन छोड़ते हैं और 5 बज के 1 मिनट पर लोगों के पास पहुंच जाएगा।
तो ये फायदा करेगा। और बहुत सारे अखबार तो हो गए, आप उसके आपको सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, तब आप पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस उसी तरह से, हिंदू उसी तरह से, आप फ्री में नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसका चरित्र बदलेगा, अखबार नहीं मिटेगा, अखबार उसी, और वो भी निकलता रहेगा। बहुत सारे इलाकों जी। में हो सकता है लोगों के पास मोबाइल ना हो, आईपैड ना हो, तो वो वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं अखबार, जो कंसेप्ट है अखबार का, वो पूरे खतरे में है। चरित्र बदल सकता है, उसका चरित्र चेंज हो सकता है। जी तेजस्विता। टेलीविजन, इसके बारे में बहुत बातें की, और लेकिन जो टेलीविजन का एक पार्ट हम थोड़े समय से नहीं कर रहे हैं, वो ये है डेली सोप्स, फिल्में और ये चीजें। फिल्मों की भी बात हमने शायद थोड़ी की है, लेकिन आपने देखा होगा कि टीवी पर कई ऐसे डेली सोप्स आते हैं जो एथिकली एक रॉन्ग कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर चैनल पर एक पर्टिकुलर शो आता है जिसकी टीआरपी सबसे अधिक जाती है। अगर आप उसका कंटेंट देखें तो उसमें लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के लिए अपशब्द कहना, ये बहुत ही आम बात है। बल्कि ऐसा करने वाले को उसमें एंटरटेनर कहा जाता है। ऐसे टीवी शोज का एक दर्शक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए तेजस्विता, आजकल एक बड़ा अच्छा, एक पंक्ति बहुत फेमस है कि जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन और इसी कंसेप्ट पर सारे चल रहे हैं। माने लड़ाई को भी कैसे बेचा जाता है। आप देखिए रोड पे दो लोग लड़ते रहते हैं, और देखिए वहां पे तमाशबीनों की भीड़ लग जाती है। उसमें बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होता है कि लड़ाई छुड़वाया जाए या लड़ाई को खत्म किया जाए। सब मजा लेके देखते हैं, कारण जानना चाहते हैं, लेकिन किसी का यह मजा नहीं होता कि उसको छुड़वाया जाए। और अभी देखिए आप, रशिया आक्रमण कर दिया यूक्रेन पर, अब देखिए टीआरपी सबकी बढ़ी हुई। कई सारे चैनल में तो ऐसे ऐसे ग्राफिक्स बना के दिखाए जा रहे हैं, लग रहा है कि वो लड़ाई किसी मानव त्रासदी का नहीं हो, कोई इंटरटेनमेंट हो, सिनेमा हो, टैंक आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। तो टेलीविजन की एक जो छवि यह है, या एक चरित्र यह है कि हर चीज को कैसे ग्लैमराइज्ड करके या उसको एकदम मसाला मिर्च लगा के कैसे दिखाया जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि दर्शकों पे ही यह थोपा जा रहा है कि दर्शक चूंकि यही देखते हैं तो हम क्या करें, मजबूरी बताते हैं। अब मैं इसी में एक आपको ज्ञान की बात यह बताता हूं कि आप किसी भी पॉर्न साइट पर चले जाएं, उस पर आप व्यूअरशिप का देखें, कितने लाख या कितने मिलियंस देखें। तो बहुत कोई लोग वहां पे देख रहे हैं, तो क्या आप वो दिखा सकते हैं? व्यूअर तो वहां भी है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत महीन पतली रेखा है जहां से आप जजमेंट लेते हैं, जजमेंट ऑफ गुड और जजमेंट ऑफ बैड। अगर आप में यह मतलब सेंसिबल नहीं है कि कहां पे बैड है कहां से गुड है, तो आप अच्छे पत्रकार नहीं हैं। आपको, चूंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र में जो इस तरह के लड़ाई या इस तरह के अर्धनंग चीज दिखाते हैं, वो विकसित राष्ट्र है, वो विकसित कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ रहा नहीं आगे प्राप्त करने। लेकिन विकासशील राष्ट्र में आप लोगों का चरित्र निर्माण भी करते हैं, समाज निर्माण भी करते हैं, देश का निर्माण भी करते हैं साथ ही साथ। इसलिए यहाँ पे कंटेंट में बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा ही कंटेंट दें जिससे कि लोग सीखे। इंटरटेनमेंट, जो 3 उद्देश्य है मीडिया का, टू इन्फॉर्म, टू एडुकेट एंड टू इंटरटेन, उसमें इंटरटेनमेंट का जो कोशेंट है सबसे लो होना चाहिए। लेकिन गलत यह हो रहा है कि इंटरटेनमेंट के कोशेंट को सबसे हाई कर दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज सबसे बिलो में चला जा रहा है। यह नहीं होना चाहिए। जब भी कंटेंट को हम बनाते हैं तो इंटरटेनमेंट सबसे बिलो होना चाहिए। तो ये कहीं से सही नहीं है। मीडिया का कंटेंट वही होना चाहिए, सीधे सी बात है, जो पूरे फैमिली के साथ बैठकर लोग एंजॉय करें, ना कि मोबाइल में एंजॉय करें या कान में ईयरफोन लगा के एंजॉय करें। और जिस दिन कंटेंट का यह निर्धारण होगा कि पूरी फैमिली बैठ के इसको देख सकती है कि नहीं, जिसमें माँ पिताजी बच्चे सब हो, तो कंटेंट ठीक है। अगर उसके लिए ईयरफोन की लिए जरूरत पड़ रही है या किसी घर के किसी कोने में आपको जाना पड़ रहा है, तो वह कंटेंट सही नहीं है मेरे नजरिए से। तो मैं यही आधार बताऊंगा। जी तेजस्विता। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि वो कंटेंट बिल्कुल सही नहीं है जिसका एक हम किनारे बैठ के, घर के किसी कोने में बैठ के उसे देखें या फिर ईयरफोन लगा के देखें। तो डॉक्टर राजेश, इस कड़ी का सबसे अंतिम सवाल आपसे ये है कि आज के दौर में, जब हालांकि आप भी एक पिता है तो आप इस बात को जरूर समझेंगे कि आज के दौर में माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा टीवी के सामने बैठे और डिबेट के नाम पर न्यूज चैनलों पर हो रही 2 मजहबों की लड़ाइयां देखे, या फिर कोई भी ऐसा शो जो उनके अंदर या फिर उनके बच्चे के अंदर नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। तो आज के समय में जब लोगों का विश्वास मीडिया से उठ चुका है, वो टीवी से दूर जाना चाहते हैं, वो हर एक चीज पे कंट्रोल करना चाहते हैं कि क्या मेरा बच्चा देख रहा है या मेरी फैमिली क्या देख रही है, हमें इस बात का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो एक मीडिया और टेलीविजन से दूरी बन रही है। तो एक मीडिया फैकल्टी होने के नाते आप क्या सुझाव देंगे कि इस स्थिति को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए?
स्थिति को सुधारने का जिम्मा आप जैसे नए पत्रकारों को, युवा पत्रकारों को, हम जैसे लोग जो काम क्लास में पढ़ाते हैं, हम लोग ये बात यहाँ भी मैं वो बात बहुत पुरजोर तरीके से बताया हूँ, आप लोग ध्यान दिए होंगे। और मैं ये बताऊं कि ये सच्चाई है। आप देखिए यूट्यूब पर चले जाइए, आप हर चैनल का आप खोल लीजिए लिंक, हर चैनल का है, आज तक का खोल लीजिए, एनडीटीवी का खोल लीजिए, साइड बाय साइड, और देखिए कि लाइव ऑडियंस कितने हैं। 15,000, 30,000, 35,000, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो आप सोचिए कि कहां देश में 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या अब तो बढ़ गई हो, और उसमें 15,000 लोग देख रहे हैं, तो लोगों का विश्वास पहले ही खत्म हो चुका। मैं खुद कभी चैनल नहीं देखता, जो आप बच्चों से बात की कभी नहीं देखता हूं। कभी कभी जब भी देखता हूं तो वही हिंदू मुस्लिम, वही भारत पाकिस्तान, वही भारत चाइना, मतलब ये सालों से चला आ रहा है, 1-2 दिन से नहीं, सालों से चला आ रहा है। और उसी में अलग अलग एंगल डालकर, अलग अलग घटनाक्रम को देखकर कंसेप्ट वही होता है। तो इस तरह से तो मीडिया खुद को हल्का ही किया है। मीडिया को आज बहुत लोग सीरियस नहीं लेते, इंटेलेक्चुअल लोग तो बिल्कुल नहीं लेते। आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं मीडिया पर आके, कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, किस मुद्दे पर बोल रहे हैं, वो लोगों को पता होता है। पहले से लोग जज कर लेते हैं कि अब देखना लास्ट में यही होगा, वही होता है। देख कौन रहा है मीडिया को? जिसको विज्ञापन देखना है, जिसको कोई फेस में इंटरेस्ट है, किसी पर्सनालिटी में इंटरेस्ट है, उसको सुनना चाहता है। तो लोग इंडिविजुअल जो क्रेडिबिलिटी है लोगों की, आप मान लीजिए किसी नेता को लाते हैं, किसी वक्ता को लाते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी से लोग देखते हैं। बाकी मीडिया का चरित्र बहुत नोन है। इसको सुधारने का जिम्मा यही है कि जो भी लोग आप लोग जाएं, जहां पे थोड़ा सा हो सकता है, मैं बहुत नहीं कहूंगा, ए को अगर बी कर सकता है, कोई बी को सी कर सकता है, थोड़ा सा परिवर्तन भी ला सकता है, जिसका जन धरिता हो, पीपल पार्टिसिपेशन हो, पीपल एंगल हो, और जिससे आम लोगों को फायदा हो, चाहे उनके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, चाहे इंफॉर्मेशन में ग्रोथ हो, या उनकी हक की मांग हो, या भारत को मजबूत करने में हो, या साइंटिफिक अप्रोच है, तो ठीक है। और नए लोग ही करेंगे, पुराने लोग नहीं करेंगे। और समझौतावादी नहीं होना चाहिए। हम तो बता रहे हैं कि जितने पुराने लोग को निकाला गया, आज उनका देखिए बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उनका कैरियर खत्म हो जाए। नए लोगों में बहुत लोगों को निकाला गया, अभिसार शर्मा वगैरह का, उनका आप देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कभी भी सिस्टम में विपक्षियों को मारना नहीं चाहिए। विपक्षी हमेशा आईना दिखाने का काम करते हैं, और विपक्षी सत्ता से भी हो सकते हैं, मीडिया से भी हो सकते हैं, समाज से भी हो सकते हैं, एक अकेली कोई लड़की भी हो सकती है। तो विपक्षियों का गला कभी नहीं घोटना चाहिए। आप जितना घोटेंगे, आप एक का गला घोटेंगे, 10 विपक्षी खड़ा हो जाएंगे। और मीडिया का चरित्र हमेशा पीपल ओरिएंटेशन होना चाहिए, जनता का होना चाहिए। जी तेजस्वी, अंतिम सवाल पूछने का आपसे यही उद्देश्य था कि हमारे साथ जो अभी दर्शक जुड़े हुए हैं, या तो वो मीडिया इंडस्ट्री में है, या फिर आगे अभी अभी नया कदम रख रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में। तो जैसा कि आपने बोला कि एक फुल स्टॉप होता है और वहां पे हमें जाने दीजिए, तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी बात सुनकर ये देश के प्रति जो हमारे दोस्त हैं, या जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का वहन बहुत ही सकारात्मक तरीके से करेंगे। और जिस फुल स्टॉप की बात आपने की है, उसके आगे 2 डॉट और लगा के टू बी कंटिन्यूड लिख देंगे। तो सर, आपने बहुत ही स्थिरता से हर इस एक मुद्दे को समझाया है, इस मुद्दे के हर एक पहलू को समझाया। इसके लिए आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद बच्चों। और मुझे तुम लोग के बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और थैंक यू पीपल, मतलब इस तरह याद करने के लिए। और मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं तुम लोग देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो मुझे जो खालीपन रहता है दिल्ली का, वो रियली वो बहुत तुष्ट हुआ है, खुश हुआ हूँ मैं। So thank you तेजस्वी and all. थैंक यू सो मच सर। और हमारे शो में बने रहने के लिए हमारे दर्शकों का भी आभार। थैंक यू सो मच।